अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। आज मैं बात करूंगा कि 2024 के अंदर क्या आज भी एमबीबीएस करना उतना ही फायदेमंद है जितना पिछले सालों में था? क्या 2024 में अभी भी एमबीबीएस उतना ही वर्थ इट है या नहीं है? खास तौर पे मैं बात करूंगा प्राइवेट एमबीबीएस की। और हाल ही में जो एविसिना मेडिकल कॉलेज का वाकया हुआ है और जो यूएचएस की तरफ से चेंजेस आई हैं पॉलिसीज के अंदर और साथ कर गैजिस्तान के अंदर जो वकुआत आपने पिछले दिनों देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने इस वीडियो में मेरे साथ रहना है और इस वीडियो को पूरा सुनना है। उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि क्या 2024 में आज भी एमबीबीएस करना उतना ही वर्थ इट है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एक जर्नी से जो कि एक ख्वाब बच्चा एम मैट्रिक या एफएससी प्री मेडिकल में देखता है एक डॉक्टर बनने का। ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसकी इस मुल्क के अंदर उस तरह वैल्यू नहीं की जाती जिस तरह होनी चाहिए। एक बहुत मुश्किल, एक बहुत नोबल और एक बहुत अच्छा प्रोफेशन समझा जाता था और समझा जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसकी उस तरह से वैल्यू ना की गई है, ना होती है। तो एक बच्चा जब ख्वाब देखता है डॉक्टर बनने का, वो मैट्रिक एफएससी में बेतहाशा मेहनत करता है और एमडी कैट के अंदर तकरीबन हर साल 2 लाख के करीब बच्चे अपीयर होते हैं जो कि डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। उन 2 लाख बच्चों में से 8,000 बच्चे ऐसे हैं, 8 से 9,000 बच्चे जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले पाते हैं और 7 से 8,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेते हैं। अब जिस बच्चे का सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसकी तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट पे करती है, तो एक लिहाज से उसको एज जाके उस पे फाइनेंशियल बर्डन उस पे या उसकी फैमिली पे या उसके पेरेंट्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस बच्चे ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, उसकी फीस 2024 में या आने वाले सालों में 30 से 35 लाख रुपया एक साल की फीस होने जा रही है। मैं फिर बता दूं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये एक माफिया है, एक बिजनेस है। एक साल की फीस 30 से 35 लाख होने जा रही है और आने वाले सालों में बढ़नी है। ये सिर्फ ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ, इसमें हॉस्टल के एक्सपेंसेस नहीं है, इसमें आपके बुक्स के एक्सपेंसेस नहीं है, जितने भी डिफरेंट आपके एक्सपेंसेस आते हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फिर एक बच्चा जिसने एडमिशन ले लिया, सरकारी भी और प्राइवेट भी, अब आगे की जो मैं बात करूंगा वो मैं हर उस स्टूडेंट की बात करूंगा, हर डॉक्टर की बात करूंगा जो बेशक गवर्नमेंट से पढ़ा है, जो बेशक प्राइवेट से पढ़ा है। गवर्नमेंट वालों को अपॉर्चुनिटी क्या है कि उनके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बच जाते हैं, उस तरह से नहीं होते एक जो प्राइवेट वालों के होते हैं। अब यूएचएस ने जो एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की है पिछले कुछ सालों में, पिछले 1-2 सालों के अंदर, वो है मॉड्यूलर सिस्टम, इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम। जब हमने एमबीबीएस किया था 2017 या 2017 से 22 का बैच है मेरा, तब एनुअल सिस्टम होता था। आप पूरे साल के अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते थे और उसके बाद आपका एक प्रॉफ होता था। अब मॉड्यूलर सिस्टम आ गया है। अब मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में मिक्स रिव्यूज हैं। कुछ जो एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर यही मॉड्यूलर सिस्टम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, आगा खान में पाकिस्तान में भी यही पढ़ाया जाता है, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू जो हमने सिस्टम पढ़ा हुआ है एनुअल सिस्टम। इसमें आपने ब्लॉक्स के अंदर पढ़ना होता है। इसके अंदर अगर आप एक चीज की एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी के अंदर अपर लिम्ब अगर आप पढ़ रहे हैं, तो या अगर आप कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपने फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर उसी स्पेसिफिक टॉपिक को आपने पढ़ना है। फिर आपके जो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर के अंदर जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उसका भी कुछ पार्ट आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो मॉड्यूलर सिस्टम थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू जो सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये थी नंबर 1 जो पॉलिसी के अंदर चेंज आया। नंबर 2, यूएचएस ने पिछले साल से या इस साल यूएचएस इंप्लीमेंट करने जा रही है अटेंडेंस 75% से 85%, जिसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ। एटलीस्ट 75% अटेंडेंस आपकी जो पहले थी उसको दोबारा उस क्राइटेरिया को बहाल किया जाए। इसके लिए बहुत से जो यूनियंस है वो कोशिश भी कर रही हैं,
उनको मैं सपोर्ट भी करता हूँ, सराहता भी हूँ। 85% अटेंडेंस मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम है। एमबीबीएस के जर्नी के अंदर 5 साल का जर्नी होता है, ऑलरेडी बहुत टफ जर्नी है। इसके अंदर अगर आप 85% अटेंडेंस मैंडेटरी कर देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसके बाद सेंट्रलाइज्ड ओएसपी यूएचएस इम्प्लीमेंट कर चुका है। हम जब ओएसपी देते थे, जब जिस टाइम 2017-22 का जो मेरा बैच है, उसमें जो ओएसपी है वो कॉलेज, जिस मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो कंडक्ट करवाते थे और वहीं पे वो चेक होती थी, फिर यूएचएस जाते थे, उसके इंटरनल के नंबर होते थे। अब ओएसपी जो है वो यूएचएस की तरफ से आती है, सेंट्रलाइज्ड ओएसपी होती है। और जो पहले फाइल्स आपके पास होती थी, अब किसी को कुछ पता नहीं ओएसपी कहाँ से आनी है। अननोन स्टेशन होते हैं, आपने जो पढ़ा हुआ है या जो आपको नो हाउ है उसी में से आप उस ओएसपी को अटेंड करना होता है। और सेंसर आता है एक, जो कि यूएचएस हायर करती है, जिसमें आप बिल्कुल भी जो है वो एक सख्त सिस्टम होता है ओएसपी के अंदर कंडक्ट करवाने का। फिर यूएचएस ने इस साल से या अगले साल से जो इम्प्लीमेंट कर चुकी है या करने जा रही है वो है इंटरनल एग्जामिनर्स खत्म कर दिए यूएचएस ने। अब आपका जो वाइवा है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर लेगा। पहले होता था कि आपका इंटरनल वाइवा होता था, जो इंटरनल एग्जामिनर देता था, और एक एक्सटर्नल होता था। इंटरनल वाइवा आपके अपने कॉलेज के अंदर होता था और आपके अपने प्रोफेसर उसको लेते थे, और एक्सटर्नल एक टीचर आते थे आपके अपने कॉलेज के अंदर जो वाइवा लेते थे। अब उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। अब आप किसी और मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर अपने एग्जाम, अपने क्लिनिकल एग्जाम, अपने वाइवास देते हैं, वहाँ पे एक्सटर्नल आपका वाइवा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता ये वहाँ पे इंटरनल को भी ख़त्म करने जा रहे हैं। अब इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एटलीस्ट आप कम से कम अब एक स्टूडेंट जो लाहौर में रहता है उसका आप जो वाइवा है वो लाहौर से बाहर किसी मेडिकल कॉलेज में रख रहे हैं, तो कुछ ये तो ख्याल कर लें कि एटलीस्ट उसके घर के पास जहाँ पे वो पढ़ रहा है या जिस मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ते हैं उसके करीब कोई मेडिकल कॉलेज वहाँ भी एटलीस्ट कंडक्ट करवा लें कि एक बच्चा लाहौर से बाहर अपना वाइवा देने जा रहा है या लाहौर से बाहर वाले बच्चे लाहौर आकर अपना वाइवा देने जा रहे हैं। तो कुछ इसके बारे में मेरी जो है वो दरख्वास्त है यूएचएस से कि आप नज़रसानी करें और एटलीस्ट अगर आपने पॉलिसी करवानी है कंडक्ट, तो आप उसमें स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएं। काइंडली ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बच्चों में होती है, क्योंकि ये एक बहुत टफ प्रोफेशन है। अब ये तो पॉलिसीज की मैंने बात की जो कि पिछले कुछ 1-2 सालों के अंदर यूएचएस ने चेंज की हैं। इन पॉलिसीज की बुनियाद पे मैं कहूँगा कि 2024 के अंदर एमबीबीएस करना मज़ीद टफ हो गया है जिस टाइम पे हमने एमबीबीएस किया था। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ डिप्रेशन की। अब जो एक मेडिकल स्टूडेंट है वो एक ऑलरेडी बहुत मुश्किल सफ़र तय कर रहा होता है, जिसके अंदर वो अपने एक प्रॉफ्स का उस पर होता है डिप्रेशन, एक प्रेशर होता है प्रॉफ का, क्योंकि आपको हर साल 4-4, 5-5 महीने प्रॉफ में कंटिन्यूस डे एंड नाइट 12-13-14 घंटे 15 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है प्रॉफ पास करने के लिए। इसी तरह जो फाइनल प्रॉफ है उसके अंदर आपको 5-6 महीने, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, उतना पढ़ना पड़ता है आपको। फिर सेकंड प्रॉफ है, थर्ड प्रॉफ है, फोर्थ प्रॉफ है, फिर खुदा न खास्ता जिनकी सप्ली आ जाती है या खुदा न खास्ता जिनके एडमिशन रोके जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से, उनकी एक मेंटल प्रेशर होता है एक बच्चे के ऊपर। अब इस मेंटल प्रेशर के बावजूद एक मेडिकल स्टूडेंट इस सब में से गुजरता है और गुजरने के बाद वो अपना एमबीबीएस का जर्नी कंप्लीट करता है। इस जर्नी के दौरान बहुत से मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। इसमें जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कोलीग्स हैं, इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। एक तो हॉस्टल का मसला बहुत कॉमन है कि दूसरे शहरों से जब आप रह के, बेशक गवर्नमेंट है बेशक प्राइवेट है, जब किसी और शहर में आकर एमबीबीएस करने जाते हैं तो हॉस्टल का माहौल, फिर वहाँ पे एक होम सिकनेस, फिर एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है। फिर जो आपका इन्वायरमेंट है, आपके हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है, आपके दोस्तों का एक टॉक्सिक माहौल, अगर आप किसी में उसमें चले गए हैं, हर जगह ऐसा नहीं है, हर दोस्त नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी ऐसे कंपनी में चले गए हैं जो कि आपको ड्रग्स की तरफ जिसने लगा दिया है, ये बहुत कॉमन है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। मैं आपको फिर बता दूं, बहुत से बच्चे मेंटल प्रेशर की वजह से जब वो अपने आप को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि वो डिप्रेस होने जा रहे हैं, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐसी कंपनी में पड़ जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ एविसिना मेडिकल कॉलेज की। अभी
पिछले दिनों एक वकूआ होता है एविसिना मेडिकल कॉलेज का। अब इस तरह के माहौल की ही मैं बात कर रहा हूँ कि ये टॉक्सिक माहौल अगर एक स्टूडेंट को दिया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी मेंटल हेल्थ डैमेज होगी, और जितनी मेंटल हेल्थ डैमेज होगी वो आहिस्ता 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 वो रिस्क की तरफ जाएगा। फिर जिस तरह डिप्रेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो उसकी जब वो प्रोलॉन्ग डिप्रेशन होता है उसके जो इफेक्ट्स हैं, आप सुसाइड की तरफ जाते हैं खुदा न खास्ता, या कार्डियक अरेस्ट की तरफ जाते हैं। जिस तरह अभी पिछले दिनों एक बच्ची का जो एविसिना मेडिकल कॉलेज का वकूआ हुआ है, अब उस प्रिंसिपल कि आप बात देख लें कि उसने सिर्फ एक लीव के लिए वो बच्ची गई है, ठीक है, प्रिंसिपल के पास एक लीव साइन करवाना है। जो चेयरमैन है उनका अब्दुल वहीद जो नाम है उसका, डॉक्टर अब्दुल वहीद, उसने आगे से कहा कि जब मरने लगोगी तो तब मेरे पास आना। कैन यू इमेजिन, ये एक वर्ड एक डॉक्टर बनने जा रही है जो इस मुल्क की करीम है, जो इस मुल्क की करीम है, उसको आप अगर ऐसे अल्फाज कहेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा उसका, इस टॉक्सिक माहौल का। तो इस इतने एक ऑलरेडी प्रेशर के बावजूद, जो पढ़ाई का प्रेशर है, जो एक स्ट्रेस है पढ़ाई का, जो मैंने किसी फील्ड में नहीं देखा। मुझे 6 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मैट्रिक एफएससी को मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बाकी फील्ड्स के भी मेरे दोस्त हैं, किसी फील्ड में ऐसा प्रेशर नहीं है जो इस फील्ड के अंदर है। और वो उसको कह रहा है कि जब मरने लगोगी तो फिर मेरे पास आना। कैन यू इमेजिन ये अल्फाज। उसके बाद उसको कार्डियक अरेस्ट होता है। अब इस मसले का हल क्या है, इस मसले से हमने क्या सीखा। अब एविसिना मेडिकल कॉलेज की जो हिस्ट्री है उसके अंदर 3-4 सुसाइड्स हो चुकी हैं। इसके अंदर भारी भारी जुर्माने डाले जाते हैं बच्चों के ऊपर, इनके खून तोड़ दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम है इसके अंदर। आप क्या कर रहे हैं। फिर जो लड़कियां हैं, इवन लड़के भी, लड़कियां हैं हॉस्टल के अंदर, उनको कैद करके रखा जाता है। मतलब आप एक मैच्योर हो गए, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपकी 20+ एज है, मतलब इसका क्या दुख बनता है कि आप बच्चों को कैद करके रखा हुआ आप लोगों ने क्लासरूम्स के अंदर या फिर आपने हॉस्टल्स के अंदर, इतनी सख्ती है। तो काइंडली इस सिस्टम को थोड़ा चेंज करें। इसके लिए इसके भी पॉलिसीज बनाएं। मेंटल हेल्थ पे, खास तौर पे मेंटल हेल्थ पे पॉलिसीज बननी चाहिए गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, यूएचएस के लेवल के ऊपर, एटलीस्ट डॉक्टर्स के लिए तो लाजमी बननी चाहिए। अब इस वाकये से जो पिछले दिनों हुआ, हमने क्या सीखा। अब मैं डॉक्टर अली की मैं वीडियो देख रहा था, बड़ी अच्छी उस बंदे ने बात की है। वो कहता है कि इसमें गलती हमारी अपनी है कि हम क्यों अपने बच्चों को यहाँ पे ऐसे मेडिकल कॉलेज के अंदर भेजते हैं। अब जो बच्चों ने तो एडमिशन ले लिया वो तो अब फंस गए, उन्होंने तो किसी तरह उस सिस्टम से गुजरना है। लेकिन एटलीस्ट इस साल से हम इस कॉलेज का बॉयकआउट तो कर सकते हैं, एविसिना मेडिकल कॉलेज का। अभी भी अगर आप अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं तो वो तो फिर हमारा अपना कसूर है कि हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो एविसिना मेडिकल कॉलेज का बॉयकॉट करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस कॉलेज का माहौल नहीं है कि यहाँ पे बच्चे को डॉक्टर बनाया जा सके, वो भी 30 लाख रुपए 1 साल का दे के। हम 1.5 करोड़ रुपया दे के अपने बच्चों को खुद जो है ऐसे माहौल में भेज रहे हैं जहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, जहाँ पे वो डिप्रेशन में जाएंगे, जहाँ पे वो एंग्जाइटी का शिकार होंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ किर्गिस्तान में जो वकूआ हुआ पिछले दिनों, 3 से ज्यादा जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक वहाँ पे बच्चों पे जो है वो तशद्दुद किया गया बहुत से बच्चों के ऊपर। तो हमारे सारे ये कोलीग्स हैं, मुल्क की करीम है, जो कि इस मुल्क से दूर जाके इस मुल्क के दूर जाकर वहाँ पे कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नहीं है। चाइना के अंदर या फिर जो किर्गिस्तान है, यहाँ पे जाते हैं बच्चे जिनका यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट नाम नहीं आता, कुछ पैसों बचाने की खातिर, और वहाँ पे उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है। किस तरह वो सफ़र कर रहे हैं, आपने देखी भी वीडियोस पिछले दिनों आप आ रही थी सोशल मीडिया पे। तो ये भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसी फील्ड है जिनमें अच्छा पैसा, आईटी की बहुत सी फील्ड्स हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे। एंटरप्रेन्योरशिप का मैं हमेशा बात करता हूँ। तो इस मुल्क के अंदर अब जो है वो एमबीबीएस प्राइवेट करना 2024 के अंदर, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो चेंजेस हुई हैं, उस तरह से वर्थ इट नहीं रहा। फिर आप अगर हाउस जॉब की बात करें तो 67,500 पे है, उसके अंदर इंतहाई हेक्टिक वर्किंग आवर्स होते हैं। 80 से 90 घंटे आपको काम करना पड़ता है। 80 से 90 घंटे काम करने के बाद जो है वो, जो आप अगर अपने ही इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको 67,500 पे मिलती है। अगर आप किसी नॉन पेरेंट इंस्टीट्यूट से या किसी गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो उसमें आपको ये भी नहीं मिलती पे। और आपकी नाइट ड्यूटीज लगती हैं, इतना हेक्टिक आपकी जो है वो गधों की तरह आपसे काम करवाते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अपने इंस्टीट्यूट से नहीं करते हाउस जॉब, तो उनको भी एटलीस्ट पे दी जाए।